हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 209। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 209 है और इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ये जो क्वेश्चन है ये ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑल स्टेट के सीएचओ एग्जाम्स के लिए एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा पीसीएस के जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं, एमपीसीएचओ बिहार एमपीएचडब्ल्यू के जो एग्जाम्स होते हैं, बीएफयूएचएस, इसके अलावा ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पीजीआई, एम्स, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करें, फिर इसके बाद आंसर बताएं। जो भी आपको आंसर लगा करें आप अपने आंसर जरूर बताया करें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो जरूर आप आंसर बताया करें, लास्ट बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा है, रोगाणु कारक के शरीर में प्रवेश पश्चात लक्षण आने तक का समय क्या कहलाता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर द पैथोजन इंटर द बॉडी टिल सिम्टम्स अपीयर? ऑप्शन पढ़ें फिर इसके बाद आंसर बताएं जो भी आपको लग रहा हो। रोगाणु कारक के शरीर में प्रवेश पश्चात लक्षण आने तक का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड। इसी को उष्मायन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मायन अवधि कहा जाता है। जब भी कोई रोग आपकी बॉडी के अंदर, जब भी कोई रोग क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है या उसका जो उद्भवन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है हिंदी में उद्भवन, या उसको डेवलप होने में जितना समय लगता है, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो रही है या आप किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं वायरस या बैक्टीरिया से, ठीक है, वो जितने दिन में आपके बॉडी के अंदर पलता है, ठीक है, ताकि उसके लक्षण दिखाई देने लगे, तो उसी को उष्मायन अवधि या उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो भी बीमारी होगी आपके अंदर कितने दिनों में पल जाती है और उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं आपकी बॉडी पर, तो इसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, बीमारी के पलने के समय को। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सोचने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में आईक्यू अपना इस्तेमाल करेंगे, सभी आंसर बता सकते हैं। यदि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो तो नाड़ी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपन्स टू द पल्स रेट इफ़ देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन पढ़ें आप सावधानी के साथ, फिर आंसर बताएं जो भी आपको महसूस हो रहा है या लग रहा है। रक्त में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो नाड़ी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? नाड़ी दर तेज हो जाती है। क्या? तीव्र नाड़ी दर। नाड़ी दर क्या होगी? तीव्र हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, ठीक है। तीव्र का मतलब होता है तेज हो जाएगी, ठीक है। रैपिड पल्स रेट। अब यहाँ पर तो पल्स रेट की बात आई है, किसकी? पल्स रेट की बात आई है। अगर यहाँ पर एचआर पूछा जाता, एचआर का मतलब होता है हार्ट रेट, ठीक है, तब भी आपका आंसर यही होता, तब भी आपका आंसर यही होता, मतलब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की गति क्या होती है, एचआर रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यदि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो तो पल्स रेट बढ़ जाती है या हृदय की गति बढ़ जाती है। अब इनका संबंध एक दूसरे से ऐसे है, जितना एचआर रेट होता है, जितना पल्स रेट होता है और जितना एचआर रेट होता है, ये लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। हृदय की दर होती है, हृदय की दर और नाड़ी दर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। ओके, इसलिए दोनों में यही प्रभाव पड़ेगा, दोनों क्या होंगे? रैपिड हो जाएंगे। रैपिड का मतलब होता है तेज हो जाएंगे या इंक्रीज हो जाएगा पल्स रेट या हार्ट रेट। ओके, ऑप्शन 20 का राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें फिर आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, रक्तचाप परीक्षण करते समय सुनाई देने वाली प्रथम ध्वनि कैसी होती है? व्हाट इज द फर्स्ट साउंड यू हियर व्हाइल डूइंग अ ब्लड प्रेशर टेस्ट? क्या है इसका राइट आंसर? रक्तचाप परीक्षण मतलब बीपी लेते समय, ठीक है, जो सर्वप्रथम सुनाई देने वाली ध्वनि होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन देखें फिर आंसर बताएं। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिस्टोलिक होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक साउंड होता है। इसी को क्रोटकॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोटकॉप कहा जाता है। COROTKOFF, ठीक है, इसी को क्रोटकॉप कहा जाता है। जो साउंड हमें सुनाई देती है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की, ठीक है, इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? बीपी लेते समय क्रोटकॉप कहा जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और अंदर बात करेंगे, इस तरह सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक लिखा होगा तो हम कहेंगे जो पहली ध्वनि सुनाई देती है, फर्स्ट साउंड जो सुनाई देती है बीपी लेते समय या ब्लड प्रेशर के समय, तो उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। फिर इसके बाद डायसिस्टोलिक आता है, फिर इसके बाद डायसिस्टोलिक आता है। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें फिर आंसर बताएं। संक्रमण से बचाव हेतु प्राथमिक स्तर की रक्षा प्रणाली किसे माना जाता है? विच इज कंसीडर एज द प्राइमरी लेवल डिफेंस सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या है इसका राइट आंसर? संक्रमण से बचाव हेतु प्राथमिक स्तर की रक्षा प्रणाली किसे माना जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो भी आपको लग रहा है आप बता सकते हैं आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? त्वचा या स्किन। संक्रमण से बचाव हेतु ये प्राथमिक स्तर की रक्षा प्रणाली माना जाता है त्वचा को। आपको पता होगा बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी या संक्रमण जाने से पहले वो आपकी स्किन पे टच करता है। आपकी क्या करता है? आपकी स्किन पे टच करता है। अगर आपकी स्किन अच्छी है या इन्फेक्टेड नहीं है तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। तो इसलिए संक्रमण से बचाव का ये प्रथम एक तरह का रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। हमारी जो स्किन है बॉडी की, ये रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है, रक्षा प्रणाली के रूप में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी जो बाहरी त्वचा है इसी को स्किन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी संक्रमण, कोई भी पैथोजेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में त्वचा को पार करके अंदर नहीं जा पाता, बहुत ही कम। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा किसके माध्यम से? श्वसन के माध्यम से ज़्यादातर जाते हैं। जैसे कि मान लो मुंह के माध्यम से आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, या सांस या ऑक्सीजन, इस वजह से नाक के माध्यम से ऐसा जाता है। आंखों के माध्यम से भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ रक्षा प्रणाली के रूप में जो कार्य करती है वो त्वचा करती है प्राथमिक रूप से। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पूछा गया था। ओके, प्राथमिक रूप से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें फिर आंसर बताएं। दवा का सर्वाधिक पाचन कौन से अंग में होता है? इन विच आर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द मेडिसन टेक्स प्लेस। क्या होगा राइट आंसर इसका? दवा का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो कौन से अंग में होता है? जो भी राइट आंसर लग रहा हो आप बताएं यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लीवर या यकृत में होता है। कहाँ होता है? लीवर या यकृत में होता है। दवा का सर्वाधिक पाचन लीवर या यकृत में होता है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा मेडिसिन न लेने भी आपको लीवर को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा बहुत सारी इस मेडिसिन आती है जो लगातार मेडिसिन का लंबे समय तक सेवन करने से ये लीवर को इफेक्ट करती है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा सूचक प्राणघातक अवस्था को दर्शाता है? विच इंडिकेटर इंडिकेट्स फर्टल स्टेट या मॉर्टल स्टेट। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? देखें, ये बीपी दिया गया, रक्तचाप दिया गया। ठीक है, बताना है यहाँ पर कि कौन सा प्राणघातक अवस्था को दर्शाता है, मतलब जिसमें आपके प्राण जा सकते हैं। ठीक है, आपकी डेथ हो सकती है। वो कौन सी कंडीशन होगी, कितना बीपी होगा? समझ गए होंगे क्वेश्चन अब तो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कितना? ऑप्शन सी 160 ऑब्लिक 120। ठीक है, ये प्राणघातक अवस्था को दर्शाता है। ये क्रिटिकल केयर या इमरजेंसी केयर को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहेंगे, ये 160 से 120 जो ऑब्लिक के रूप में लिखा है MMSG होता है। क्या होता है? MMHG होता है। यहाँ पर HG का मतलब मरकरी होता है। मरकरी का मतलब होता है पारा। ओके, मरकरी का मतलब पारा होता है। तो MMSG ये 160 से 160 ऑब्लिक 120 ये सिस्टोलिक होगा, ये डायसिस्टोलिक होता है। जो ज़्यादा होता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। ठीक है, यही पहली ध्वनि होती है। अब एक बात बताते हैं आपको, जैसे कि आपको पता है कि 120/80 होता है ये नॉर्मल वाला। ठीक है, 120/80 होता है। तो इसमें जो पहली ध्वनि सुनी जाती है ना, पहली ध्वनि सुनी जाती है वो सिस्टोलिक सुनी जाती है, फिर इसके बाद डायसिस्टोलिक आती है। तो इसीलिए सिस्टोलिक को पहले लिखा जाता है। इसीलिए सिस्टोलिक को पहले लिखा जाता है, डायसिस्टोलिक को बाद में लिखा जाता है। तो ये वाली क्या होगी ध्वनि, जो पहली होगी ज़्यादा वाली, या इसी तरह लिखा जाता है 120/80। ठीक है, MMHG। तो पहली ध्वनि सिस्टोलिक होगी, बाद वाली डायसिस्टोलिक होगी। आपको ध्यान रखना है, अगर क्रम के रूप में ध्यान रखें तो SD ध्यान रखना। क्या? SD। S फॉर सिस्टोलिक, D फॉर डायसिस्टोलिक। ओके, SD ध्यान रखोगे आप। यहाँ पर देख ले, नॉर्मल मेंशन किया गया है 120/80 MMHG। ओके, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है HG का मतलब क्या होता है, मरकरी या पारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं। उदरीय परीक्षण करने के दौरान नर्स द्वारा सर्वप्रथम कौन सी परीक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा? सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, विच टेस्ट मेथड विल बी फर्स्ट यूज्ड बाय द नर्स ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर ये मेथड दिए गए हैं, जैसे कि कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंस्पेक्शन मेथड, पल्पेशन मेथड लगा दिया जाएगा सबके आगे, परक्यूशन मेथड।
तो यहाँ पर उदरी परीक्षण का मतलब क्या होता है, जब भी आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, मतलब स्टमक का या पेट का एग्जामिनेशन किया जाएगा, उदर उसी को कहा जाता है। उदर मतलब होता है स्टमक, अमाशय या पेट। ओके, तो बताएं राइट आंसर जो भी आपको लग रहा हो। यहाँ पर पूछा गया है सर्वप्रथम। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंस्पेक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंस्पेक्शन किया जाएगा। उदरीय परीक्षण करने के दौरान नर्स द्वारा जो सर्वप्रथम कौन सी परीक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब है पहले निरीक्षण किया जाएगा। नर्स पहले देखेगी, समझेगी कि किस जगह पर क्या उनको प्रॉब्लम हो रही। उदर के परीक्षण, उदर, क्योंकि उदर का जो पार्ट होता है एब्डोमेन का, वो काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, उदर का पार्ट काफ़ी बड़ा होता है। तो नर्स क्या करेगी? पहले इन्फेक्शन करेगी। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि निरीक्षण करेगी या आंखों के माध्यम से उसे देखेगी। आंखों के माध्यम से क्या करेगी? उस चीज़ को देखेगी। अब इसका ऑर्डर मेंशन है यहाँ पर उदर के लिए, ये समझ लें करेक्ट ऑर्डर फॉर द एब्डोमिनल असेसमेंट। ओके, पहला काम होगा, फर्स्ट होगा इंस्पेक्शन, सेकंड में आएगा ऑस्कल्टेशन, तीसरा होगा परकुशन, और लास्ट में चौथा वाला होगा पल्पेशन। क्या होगा? पल्पेशन। पल्पेशन में क्या होता है? पेट को टटोल कर, क्या होता है, नर्स हो या कोई डॉक्टर्स होगा, पेट को क्या करता है? हाथों के माध्यम से टटोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से। ठीक है, ये लास्ट वाला मेथड होगा। पहला नंबर होगा उसे वो देखेगी कि किस जगह, क्योंकि पेट का जो एरिया होता है, एब्डोमिनल एरिया होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो उसी हिसाब से क्या करेगी वो, पहला काम होगा उसका इंस्पेक्शन करना, फर्स्ट साइड करना, इंस्पेक्शन करना। ओके, ऑप्शन इसका जो आंसर था ऑप्शन सी था। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑर्डर क्रम मेंशन किया गया है, एब्डोमिनल के लिए है। ठीक है, डिफरेंट वे में डिफरेंट ऑर्डर क्रम होंगे, लेकिन ये एब्डोमिनल के लिए हो। पहला इंस्पेक्शन, दूसरा ऑस्कल्टेशन, तीसरा क्या होगा? परकशन, चौथा क्या होगा? पल्पेशन होगा। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, इंस्पेक्शन निरीक्षण करना, ऑस्कल्टेशन के बारे में बताया था, किसी भी ध्वनि को क्या करना? सुनना, जैसे कि स्टेथोस्कोप के माध्यम से हार्ट रेट या फेफड़ों की गतिविधि के बारे में पता करते हैं। पल्पेशन में बताया था कि पेट को टटोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें फिर आंसर बताएं। किसी भी संक्रामक बीमारी का सर्वाधिक प्रसार किस माध्यम द्वारा होता है? बाय विच मीडियम इज द मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिसीज? क्या है इसका राइट आंसर? किसी भी संक्रामक बीमारी का जो सर्वाधिक प्रसार होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, वो किस माध्यम से हो सकता है या होता है? ऑप्शन देखें फिर आंसर बताएं जो भी आपको यहाँ पर लग रहा हो आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हाथों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाथों के द्वारा। ठीक है, इसलिए मना किया जाता था हाथ धोते रहे। ठीक है, किसी से हाथ ना मिलाएं, कहीं बाहर से आए आप हाथ धोते रहें। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्य होते हैं हाथों के माध्यम से किए जाते हैं, घर के हों या बाहर के हों। मान लो आप किसी भी ऑटो में गए या किसी भी मार्केट में जाते हैं, ऑटो या साइकिल के माध्यम से जाते हैं, आप अपने हाथों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉडी में यूज होने वाला पार्ट है फिजिकली रूप से, तो आप हाथों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से कोई भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं या उतरते हैं, चढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं इसी का, तो इसलिए इसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया संक्रामक बीमारी का जो सर्वाधिक प्रसार किस माध्यम से होता है? हाथों के माध्यम से होता है। कोई भी कार्य करने के पहले आप अपनी बॉडी में हाथ टच कर रहे हैं या छू रहे हैं, या कोई भी खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने हाथों की सफाई जरूर रखिए। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें फिर आंसर बताएं। निम्न में से किसे स्टाइल टेक्निक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर स्टाइल टेक्निक? क्या है इसका राइट आंसर? इसका आपको यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है, जो सबसे अच्छा आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन बी होगा। क्या ये लिखा है? सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस ये स्टाइल टेक्निक का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, सर्जिकल एसेप्सिस। अब सर्जिकल की कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। एसेप्सिस में आपको समझना है कि सर्जिकल एसेप्सिस दोनों का मतलब अगर बताएं तो यहाँ पर होता है एब्सेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? एब्सेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या? अनुपस्थिति होना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है, प्रोटोजोआ, ये सारे पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए सर्जिकल एसेप्सिस अच्छा माना जाता है। ठीक है, एसेप्सिस तो लिखा है, लेकिन बाय द वे सर्जिकल ना लिखा होता तो हम एसेप्सिस आंसर मार्क करते, सेप्सिस नहीं। ठीक है, सेप्सिस का मतलब होता है संक्रमण सहित, और असेप्सिस का मतलब होता है बिना संक्रमण के। समझे? आसेप्सिस का मतलब होता है बिना संक्रमण के, मतलब संक्रमण रहित। एक देखिए सहित और रहित में क्या अंतर होता है, आपको शायद समझना हो। देखिए जब भी बात किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है संक्रमण सहित, तो इसका मतलब होता है संक्रमण के साथ। एक होता है संक्रमण
एक होता है संक्रमण रहित, इसका मतलब होता है विथआउट इन्फेक्शन, विथआउट इन्फेक्शन। जो यहाँ पर एसेप्सिस लिखा है इसका मतलब है कि ना संक्रमण के बिना, ठीक है, विथआउट इन्फेक्शन। समझ रहे मेरी बात? मतलब यही होगा कि एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। जो बीमारी फैलाते उनका जो स्टेराइल का तकनीक होगा वो सर्जिकल एसेप्सिस होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगर सर्जिकल ना लिखा होता तो हम एसेप्सिस लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि संक्रमण के बिना या संक्रमण रहित, ना कि सहित, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें फिर आंसर बताएं। बीमारी की वह अवस्था जिसमें सीमित समय अवधि पश्चात लक्षणों की बारंबार पुनरावृत्ति होती है क्या कहलाती है? What is a disorder of a disease in which the symptoms reoccur frequently after a limited period of the time? क्या है इसका राइट आंसर? बीमारी की वह अवस्था जिसमें सीमित अवधि के पश्चात, मतलब कोई भी बीमारी है थोड़े समय बाद क्या होता है वो बीमारी के लक्षण पुनरावृत्ति हो जाते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार दिखने लगते हैं, कुछ समय बाद फिर आ जाते हैं। तो वो कौन सी बीमारी के अंतर्गत आएगी? जैसा कि ऑप्शन दिए गए आपको, क्या आप बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्रोनिक। क्रोनिक डिसीजेज में ऐसा देखा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है एक्यूट डिसीजेज क्या होती हैं और क्रोनिक डिसीज क्या होती है। ये CHO एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्यूट डिसीजेज और क्रोनिक डिसीजेज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। ये तो बात की बातें पहले आप समझेंगे, एक्यूट डिसीजेज क्या होती हैं और क्रोनिक डिसीजेज क्या होती हैं। एक्यूट डिसीजेज का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी आई, थोड़े समय के लिए आई और चली गई, ठीक है, और परमानेंट जा सकती है, ठीक है, एक्यूट में वो होती है। और क्रोनिक में क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए डिसीजेज आती हैं। कितने समय के लिए? लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक के लिए ये डिसीजेज होती हैं। अब क्रोनिक डिसीजेज हम किन्हें कहेंगे, कितने दिन तक रहेंगी? अगर वो डिसीजेज आपकी बॉडी में पनपती रहती हैं या होती रहती 3 महीने से ज़्यादा की टाइमिंग ले लेती हैं, ठीक है, और वो सही नहीं हो रही, तो ऐसी बीमारियों को, ऐसे डिसीजेज को क्रोनिक डिसीज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? क्रोनिक डिसीज कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी खास बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी खास बीमारी है जिसके लक्षण क्या है, बार बार पुनरावृत्ति होते हैं, बार बार आते हैं। कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को मान लो कि उनके गाल ब्लैडर में मान लो कि पथरी है, स्टोन है, ठीक है, उनके गाल ब्लैडर में क्या है, पथरी है या स्टोन है उनके गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गाल ब्लैडर में कभी पेन होता है, कभी पेन नहीं होता, या स्टमक वगैरह में कहीं पर भी मान लगते हैं स्टोन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बढ़ता रहता है, कुछ समय के लिए ठीक होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर ठीक होता है, फिर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये लक्षण आते रहते हैं। और जैसे कि क्रोनिक हार्ट डिसीज समझेंगे, क्या? क्रोनिक हार्ट डिसीज। क्रोनिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, एक्यूट भी हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद आ जाती हैं। थोड़ी देर का मतलब है कुछ दिनों बाद उनके लक्षण फिर उभर आते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी, ओके। यहाँ पर समझ गए होंगे क्रोनिक बीमारियां का मतलब ये है कि वो बहुत लंबे समय तक बीमारियां रहती हैं, और क्रोनिक बीमारियां उन्हें कहेंगे जो 3 महीने से ज़्यादा तक आपकी बॉडी में रहेंगी या उनका इलाज नहीं हो सका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें फिर आंसर बताएं। नर्सिंग प्रणाली के कौन से चरण में मरीज की वास्तविक तथा संभावित समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है? इन विच फेज ऑफ द नर्सिंग सिस्टम द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट आर एनालाइज्ड। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन पढ़ लें फिर अच्छे से आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डायग्नोसिस। नर्सिंग प्रणाली के कौन से चरण में मरीज की वास्तविक या संभावित समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है? भाई डायग्नोसिस में ही पता चलता है कि वो कौन सी बीमारी से जूझ रहा है और क्या समस्या है, इसका निदान क्या है, तो वो डायग्नोसिस से ही पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पिछले वीडियो में इसे बहुत डिटेल से मैंने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम आयन किस प्रवृत्ति का होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोडियम आयन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। कैसा होता है भाई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पॉजिटिव होता है, धनायन होता है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम आपको बता दें सोडियम धनायन कैसे होता है। इसके लास्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये क्या करता है, त्याग देता है, ठीक है। इसलिए सोडियम पर हमेशा प्लस का साइन लगाया जाता है। कैसा साइन लगाया जाता है? प्लस का। तो ये सोडियम में जो प्लस लगा होता है यही से बताता है कि ये पॉजिटिव है, ये धनायन है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको डिटेल्स में समझाएंगे इसको भी लेकर, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है। अब सोडियम का जो
परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे केमिस्ट्री में थोड़ा समझे, 2 8 1 होगा, मतलब पहले 2 8 इस तरह क्लास पूरी की जाती है, 8 2 10 हो गया, 1 11 हो गया, और Na होता है कितना है, 11 होता है, कितना होता है 11। ये क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जो लोग देते हैं तो वही धनी कहलाते हैं, जैसे कि जिसके पास होता है धन वही तो देता है ना, तो वही लोग धनी कहलाते हैं। धनी का मतलब क्या होता है, धन, धन वाला साइन, धन का मतलब प्लस वाला साइन, प्लस का मतलब पॉजिटिव वाला साइन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये सोडियम का जो सिंबल होता है आप इस तरह समझेंगे, Na+ होता है, क्या Na+। ओके, नेक्स्ट में बात करेंगे एग्जांपल देके केमिकल समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 इनका ज़्यादा यूजेज होता है इसलिए ये क्वेश्चन ले लिए मैंने। क्लोराइड आयन किस प्रवृत्ति का होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोडियम आयन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन ए है। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऋणायन होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लोराइड आयन किस प्रवृत्ति का होता है, ऋणायन होता है, नेगेटिव होता है। कैसे, Cl- होता है। कैसा होता है, Cl- होता है। अब बताते हैं कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। कितना होता है, 17। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कैसे बने, 2 8 8 2 10 काम, ये कितना बताया 17, 2 8 10 7 17। इसको अपनी क्लास पूरी करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट क्लास में 8 2 8 32 18 इस तरह के अगर 2 8 2 8 18 32 50 ये अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये उसका है केमिस्ट्री का, तो उसकी क्लास पूरी मानी जाती है, ठीक है। उसकी क्लास क्या होती है, पूरी मानी जाती है। तो वो ऐसे एलिमेंट्स या तत्व की खोज में रहता है जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक, क्योंकि उनकी क्लास पूरी नहीं मानी जाती। जैसे कि 2 8 1 ये सोडियम की थी, तो ये क्या करेगा, एक बिना वजह इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे जो कि काफ़ी टफ है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, दे देता है सोडियम। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में कितना होता है, क्लोरीन में 17 होता है। तो ये जो जिससे लेगा, लेने वाले को हमेशा ऋणी कहा जाता है। जैसे आप बैंक जाते हैं, बैंक से अगर आप पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप ऋणी हैं, ऋणी कहा जाता है। ऋणी का मतलब होता है जो कर्ज लेता है, माइनस वाला। तो इसी तरह ये 17 हो जाता है, 17 को Cl कहा जाता है, मतलब Cl- होता है। Cl कैसा होता है, माइनस होता है। कैसे, क्लोरीन का 17 होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 2 8 7। तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन पूरी, मतलब इसको अपनी कक्षा क्लास पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, दूसरे से ले लेता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो 2 8 2 8 8 हो जाएगा। अब एक बात और समझे, जब इस तरह लिखा होगा Cl तो इसको 17 कहेंगे, और जब Cl इस तरह लिखा होगा, ये लोको पायलट एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन, और भी IIT वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर Cl लिखा है और यहाँ पर Cl लिखा है, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर इसका 17 है, और इसका कितना, ये एक Cl ये माइनस बता रहा है, किसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, तो इसका परमाणु क्रमांक 18 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 8 8 8 इस तरह। इसका कैसे होगा, 2 8 7, ये 7 होगा इस तरह, क्योंकि इसने क्या किया था, इसमें अभी Cl प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाएगा, इसका मतलब जैसा था वैसा ही है। अब इसमें एक दिखा रहा है, ये एक माइनस, माइनस इसी तरह लिखा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो 2 माइनस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो एक माइनस लिया गया, तो इसका मतलब 2 8 8, एक क्लास और आ गया, मतलब 17 था पहले, एक और आ गया तो 18 हो गया। ऐसे IIT वगैरह या और भी JEE एग्जाम्स या और भी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, इसके अलावा भी कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अब एक बात करते हैं। देखिए, ज़्यादातर बॉडी में फ्लूइड के रूप में NaCl दिया जाता है। क्या, NaCl की मात्रा होती है, NaCl। अब इनका कॉम्बिनेशन यही नमक है, ठीक है। यही क्या है, हमारी मसल्स और नर्व्स को मजबूत रखता है हमेशा, और अच्छे से कार्य करने के लिए जरूरी भी है हमारी बॉडी के मसल्स को। तो Na+ होता है, Cl- होता है, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसके लास्ट क्लास में 2 8 कितना होता है, 2 8 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, और इसके आखिरी क्लास में 7 होते हैं, तो इसको एक ही की जरूरत होती है मात्र। तो ये जो सोडियम है और क्लोरीन ये आपस में साझेदारी कर लेते हैं इसकी लास्ट क्लास में, इसलिए कितना हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका जो फार्मूला बनता है, एक दूसरे से क्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद NaCl बन जाता है। ये अगर इनको अलग अलग रखते हैं तो Na+ होता है और Cl- होता है। जब एक साथ आ जाते हैं तो NaCl कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर था, और भी कभी टाइम मिलता है तो केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे दूसरे चैनल्स पर। यहाँ पर आप समझे जिनके एग्जाम्स में आएगी केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 14, फिर इसके बाद आंसर बताएं। ये पिछले वीडियो क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिए थे, जिनके गलत हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं या दोबारा बता सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, एक रसायन से जलने पर या जलन होने पर, जलने पर उपचार में आप उस क्षेत्र को ठंडे पानी में कितनी देर तक रखना चाहेंगे।
ये रखना चाहिए। इन ट्रीटिंग अ केमिकल बर्न्स फॉर हाउ लॉन्ग शुड यू कीप द एरिया अंडर कोल्ड वाटर। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना, मोस्टली लोगों ने सही दिया था 20 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कितना, 20 मिनट। अब जब भी आपको आंसर मिले 15 से 20 मिनट तो सही होगा, ये रेंज होती है, ठीक है। 15 से 20 मिनट लिखा होगा या 10 से 20 मिनट, मतलब 20 को लेके चलना है साथ में। 10 से 20 लिखा होगा, 15 से 20 लिखा होगा। ज़्यादातर जो मेंशन किया जाता है 20 मिनट लेके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है 20 मिनट लेके, लेकिन 15 से 20 ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है 10 से 20 भी दिया जाए, लेकिन ये बीच का बिटवीन है, ये रेंज है। ओके, 20 मिनट तक रखना चाहिए, 20 मिनट तक रखना चाहिए अगर आप किसी भी केमिकल से जल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब वो पानी कौन सा होगा, पानी होगा भाई ल्यूक वार्म वाटर, रनिंग। जो पानी घरों में यूज किया जाता है जनरली, न ठंडा होता है ना गर्म होता है ज़्यादा, तो उस वाटर्स में पानी, उस वाटर्स में हम उस प्लेस को, जैसे कि हाथ आपका केमिकल से बर्न हो गया तो आप उसमें 20 मिनट तक रखेंगे। और आप किन चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों का यूज नहीं करेंगे जो यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि जब भी आप किसी केमिकल से जल जाएंगे तो आप बर्फ़ का यूज नहीं करेंगे, बर्फ़ का, ठीक है। आइस का यूज नहीं करेंगे, डू नॉट यूज द आइस इन योर बॉडी, मतलब केमिकल्स से जहाँ पर आप बर्न हो जाएंगे उस प्लेस में आप यूज नहीं करें, डू नॉट प्लेस द डेड। यहाँ पर देखें आइस वाटर मतलब ठंडा पानी, जो हो सकता है फ्रीजर में लगा हो ठंडा वाला पानी, आप वो पानी यूज कर रहे हैं या आप अपना हाथ उस पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको किसी प्रकार की कोई क्रीम नहीं लगानी, आपको यूज क्या करना है, आपको केवल ल्यूक वार्म रनिंग वाटर यूज करना है। जो नलों में जनरली पानी चलता है ना, ठंडा होता है ना गर्म होता है, ये पानी, ये वाटर्स आपको इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना इसका राइट आंसर। डेंगू वायरस संक्रमण स्वरूप किस प्रकार का बुखार आता है या कितनी स्टेज में बुखार आता है, यहाँ पर देख लें। व्हाट टाइप ऑफ फीवर कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विथ डिटेल के साथ। जिसका जो भी आंसर है, जैसे विचार हैं आप अपने जरूर देना, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके, नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। ओके, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर्स।